बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना असद महमूद मदनी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफानामा में महमूद मदनी ने निजी वजूहात की बिना पर मुस्तफी होने की बात कही है। सफरे हज 2019 पर लगने वाले जीएसटी को 18% से 5% किए जाने के बाद अब हज के हवाई परवाज के लिए ग्लोबल टेंडर का मुतालबा किया जा रहा है। हालांकि ये मुतालबा कोई नया मुतालबा नहीं है। इससे कबल भी हर हुकूमत में मुस्लिम तंजीमें ग्लोबल टेंडर का मुतालबा करती रही हैं। इस मरतबा हज सेवा समिति ने वजीर आजम के नाम मुतालबाती मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें सफरे हज 2019 के हवाई सफर के लिए ग्लोबल टेंडर का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह है कि मरकजी हज कमेटी बाइलेटरल एग्रीमेंट का हवाला देकर 50% आजमीन हज की हवाई खिदमात सऊदी अरब की नेशनल एयरलाइंस के सुपुर्द कर रही है। मुस्लिम समाजी तंजीमों के मुताबिक अगर सफरे हज के हवाई परवाज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाता है तो इससे आजमीन के सफरे हज के अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी आएगी। सफरे हज के हवाई परवाज के लिए ग्लोबल टेंडर के मुतालबे के बीच ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मंजूर आलम ने हुकूमत से इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करने की अपील की है। ग्लोबल टेंडर का मानी ये होता है कि हाजियों के जो अखराजात बढ़े हुए होते हैं टिकट के नाम पे, वो कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो फितरी तौर पे जो हाजी जाते हैं उनके जो दीगर ज़रूरियात होते हैं वो उससे पूरा होते हैं। ये हुकूमत की नीयत की ख़राबी है कि बजाय ग्लोबल टेंडर को ओपन करें, लोगों को सहूलतें, जब कंपटीशन होता है तो सहूलतें भी बढ़ती हैं। ये मामला सिर्फ पैसे तक का नहीं है, सहूलतों का भी हिस्सा है। तो सहूलतें भी बढ़ती हैं, तो सहूलतें भी नहीं बढ़ाते जब ग्लोबल टेंडर नहीं है। तो इस लिहाज से हुकूमत को संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए, हीला बहाना को छोड़ देना चाहिए, और जो लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं उनको मजीद उस मांग को मजबूती से पेश करना चाहिए। उधर भोपाल के इकबाल मैदान में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की एमपी शाख ने सफरे हज के हवाई परवाज के लिए ग्लोबल टेंडर के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर उलमा बोर्ड के अरकान ने ग्लोबल टेंडर से आजमीन को फायदा पहुंचने की भी बात कही। आजमीन हज के मुतालबात को लेकर दावे और वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर साल एक ही बात बार बार की जाती है कि आजमीन हज को लेकर ग्लोबल टेंडर किया जाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कई सालों से इस मुतालबे को कर रही है। आज इस बात हमारे पास मौजूद है। आइए उनसे जाते हैं। अनस साहब, हर साल आप जो है ग्लोबल टेंडर की मांग करते हैं, क्या वजह है कि मरकजी हज कमेटी या स्टेट हज कमेटी आपकी बात नहीं सुनती? देखिए, इस तरफ एक ये हिटलर शाही वाला निज़ाम है कि हज जो है हमारा वो एक फ़रीज़ा है जिसको हर मुसलमान के अंदर ख्वाहिश होती है कि हमें हज अदा करना है, मगर इसके अंदर हम बराबर ये मुतालबात कर रहे हैं, मगर हुकूमत की कान पे जू भी नहीं रेंगती इस बात के ऊपर कि वो ग्लोबल टेंडर डालें। इसका ग्लोबल टेंडर होगा, हाजियों के लिए परेशानी कम होगी, हाजियों को सहूलत होगी, कम पैसे में वो जाएंगे। ऐसी कई प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो चाहती हैं कि वो ग्लोबल टेंडर डालें, मगर एक हिटलर शाही है। उनको बता दिया जाता है हाजी को कि आपको इतने रकम जमा करना है। अब वो हाजी बेचारा 6 महीने पहले कहीं से भी रकम जमा कर लेता है, और उस रकम को 6 महीने पहले जमा कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद जब हज करके आता है तो उसको बताया जाता है कि आपकी इतने रकम और बची हुई है, ये आपको देना है। तो जो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो पैसा अपने ऊपर खर्च कर रही है, जो अपने मीटिंगों में खर्च कर रही है, तकरीबन एक मीटिंग के ऊपर हज कमेटी का 20 से 25 लाख रुपये खर्च होता है। ऐसी साल में 8 मीटिंगें होती हैं, 8 से 9 मीटिंगें, तकरीबन 2 करोड़ रुपये के आसपास। तो वो पैसा कौम का ही तो पैसा है। टेंडर की हर साल डिमांड करते हैं, पूरी हिंदुस्तान में मुतालबा होता है, आखिर क्या वजह कि आपके मुतालबे को सुना नहीं जाता? वजह यह है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं हज कमेटी के अंदर, वो अपनी उनकी मफाद परस्ती है, और उनकी कमाई में खर्च होगा, कमी आ जाएगी, और वो जो हज कमेटी को नोचना और हज कमेटी के ख़िलाफ़ काम करना चाह रहे हैं, ये मुहिम उनकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वरना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ग्लोबल टेंडर डालना चाहिए जिसके अंदर कौम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह हम देखते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मध्य प्रदेश की शाख के जो है, जब भी आपने सदर को सुना, वो कहना है कि ग्लोबल टेंडर जब तक नहीं होगा तब तक आदमी ने हज को जो है मुराद देने के नाम पर जो बातें की जा रही वो धोखा है। ग्लोबल टेंडर से उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ फराहम हो सकती हैं, लेकिन हज कमेटी चाहे मध्य प्रदेश की हो या सेंट्रल हज कमेटी की बात करें, इसमें कुछ मुफाद परस्त अनासिर बैठे हुए हैं जो उनको पूरा नहीं होने देना चाहते। कैमरामैन शेख अफजल के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।
उधर हज 2019 के लिए आज कर्नाटक के आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया। बेंगलुरु के विधानसौधा में कुरानंदाजी की तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब पर रियासत के सियासी हालात का असर भी देखने को मिला। विधानसौधा के बैंकेट हॉल में हज 2019 के लिए कुरानंदाजी अमल में आई। रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद और हज ज़मीर अहमद खान, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग ने कुरानंदाजी का इफ्तिताह किया। इस मर्तबा कर्नाटक हज कमेटी को कुल 13,995 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस बार रियासत का हज कोटा 6,701 मुकर्रर किया गया है। रिजर्व कोटा के तहत 817 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया, जबकि 5,884 आज़मीन हज का इंतखाब कुर्रा के जरिए हुआ। वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब आज़मीन को मुबारकबाद पेश की। वजीर हज ने कहा कि रियासत के हज कोटा में मजीद इजाफा के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुलबर्गा और मंगलूर में हज हाउस की तामीर के लिए जल्द इक़दाम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुलबर्गा में मरहूम कमरुल इस्लाम के दौर में हज हाउस के लिए जगह मुख्तस की गई है। इंशाल्लाह अभी उधर भी हज भवन का गुलबर्गा के अंदर काम चल रहा है, ऑलरेडी काम चल रहा है। अभी मंगलूर के अंदर जगह एक आइडेंटिफाई करना है। लास्ट बार जो कमेटी ने तय करके एक जगह आइडेंटिफाई किए थे, अलॉट भी कर लिए। अलॉट करके वो जगह मई मिनिस्टर होने के बाद वो जगह का जाके मायना किया। वो जगह एयरपोर्ट जो अभी जो एयरपोर्ट है यानी सिटी से बहुत दूर है। वो वजह क्या है उसकी, हम 360 पर 5 दिन में 15 दिन ही हज का प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे 330 दिन आप, तो हमारे कौम को तो कुछ वजह होना चाहिए था। तो सिटी के अंदर 2-3 जगह आइडेंटिफाई किया, 2-3 जगह जाके देख के आओ, वो जगह में देख के हजगर बन के क्यों। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रोशन बेग ने कहा कि बेंगलुरु के हज भवन में जदीद सहूलियात से आरास्ता ऑडिटोरियम तामीर हो रहा है। इस हज भवन में इम्तिहानात के लिए बेंगलुरु आने वाले तलबा को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। हज भवन में ऑडिटोरियम का काम बाकी है। एक आलीशान एक ऑडिटोरियम तैयार हो रहा है और नीचे तह खाने में ये CET एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने से बेंगलोर शहर में आते हैं उनके लिए मुफ्त इंतज़ाम वहाँ करने का इरादा है। तो एक डॉर्मेटरी टाइप ऑफ अकोमोडेशन उनको वो तैयार हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कर्नाटक रियासती हज कमेटी को कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता साल 18,000 से ज़ायद दरख्वास्तें हासिल हुई थीं, लेकिन इस बार तकरीबन 14,000 दरख्वास्तें आई हैं। हज कमेटी के अफसर सरफराज अहमद खान ने बताया कि दरख्वास्तें कम आने की एक वजह 4 मरतबा दरख्वास्त देने वालों को रिजर्व ज़ुमरे से बाहर रखना है। लास्ट टाइम जो 4 टाइम रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन इस बार अगली लास्ट ईयर से निकाला गया है। अगर इस बार भी वो अगले साल से अगर देंगे तो शायद ज़्यादा। बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही। कुंभ मेले में फिर आग लगी है। सेक्टर 15 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेव नंद सरस्वती के शिविर में आग लगी है। पूरे पंडाल में अफरा तफरी आग लगने की वजह से मच गई है। एक पंडाल जलकर खाकस्तर भी हो गया है। आग पर कहा जा रहा है कि काबू किया गया है। आग लगने की वजूहात अभी तक नहीं मालूम हो सकी है कि किस वजह से आग लगी है। इससे कबल भी दिगंबर अखाड़े एक टेंट में आग लगी थी और एक बार फिर से कुंभ मेले में आग लगी है। सेक्टर 15 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेव नंद सरस्वती के शिविर में आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ आग पर काबू पा लिया गया है। एक पंडाल जलकर खाकस्तर हुआ है। पूरे पंडाल में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई है। आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। हजारों की तादाद में अकीदतमंद कुंभ मेले में शरीक हैं और इस बीच कुंभ मेले में आतिशज़दगी का वाकया पेश आ रहा है। इससे कबल भी आग लगी थी दिगंबर अखाड़े के एक टेंट में और अब आग लगी है सेक्टर 15 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेव नंद सरस्वती के शिविर में। आग पर काबू पा लिया गया है। एक पंडाल जलकर कहा जा रहा है कि खाक हुआ है। पूरे पंडाल में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मची है और आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के ओहदे को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। आरएसएस की ज़ैली तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुताबिक इस मर्तबा किसी मुसलमान को कमीशन का चेयरमैन बनाया जाना था। मंच के मुताबिक वो मुस्लिम वफ्द के साथ वजीर आला से मुलाकात करेगा।
उत्तराखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का ओहदा हमेशा तनाज़े का शिकार रहा है। रियासत में सबसे बड़ी अक़लियती आबादी मुसलमानों की है, लेकिन अभी तक मुस्लिम चेयरमैन न तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया और न ही बीजेपी ने। कुछ महीने कबल जब कमीशन के चेयरमैन की मियाद मुकम्मल हुई तो अब बीजेपी हुकूमत ने जैन समाज से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर R.K. जैन को कमीशन का नया चेयरमैन बना दिया। अब बीजेपी हुकूमत के इस फैसले पर उनकी ही इत्तेहादी और RSS की ज़ैली शाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुखालिफत की है। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा तो मुस्लिम है, 16% यहाँ उत्तराखंड में मुस्लिम है, तो क्यों ना उसका एक शख्स भी कभी ना कभी तो यहाँ पर होना चाहिए। और जैन समाज कितना है या और सरदार में कितने लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा हैं तो उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? क्या उनको ऐसा कोई भी काबिल व्यक्ति मुसलमानों में नहीं दिखता कि वो इस पद को संभाल सके? हालांकि बीजेपी की ही तरह कांग्रेस ने भी कभी मुसलमान को कमीशन का चेयरमैन नहीं बनाया, लेकिन जब बात सियासत की हो तो भला वो पीछे कैसे रह सकती है। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्था में जो अध्यक्ष का पद है, वो सबसे बड़ा जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसको मिलना चाहिए। आपने उसको नहीं दिया। पहले सिख बनते रहे हैं, आपने उनको नहीं दिया, आपने उनको भी इग्नोर कर दिया और आपने केवल अपने राजनीतिक गुणाभाग और जो अपने संपर्क हैं और जो संबंध हैं उनके कारण आपने जैन समुदाय को इतना महत्वपूर्ण विषय का जो एक विभाग है उसका आपने अध्यक्ष बना दिया और आयोग है। अब इस मामले में कोई रद्दबदल की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसी बहाने सभी मुसलमानों के हिमायती बनने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। इसी के साथ खास बात इंडिया में रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और तनाजे का होना एक मामूल की बात हो गई है। वक्फ इंतजामिया पर लगे एक तनाजे का मामला खत्म भी नहीं होता कि दूसरा तनाजा शुरू हो जाता है। अब वक्फ बोर्ड के सर्वे और इंदराज के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसकी मुखालिफत की जा रही है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए बरसों के बाद शुरू किए गए वक्फ सर्वे पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और दानिश्वरों ने सवाल खड़े किए हैं। इनके मुताबिक वक्फ बोर्ड के सर्वे और इंदराज के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है इसमें सरकारी और प्राइवेट लैंड का ही कॉलम मौजूद है, जिसकी वजह से बोर्ड की जमीनों, मसाजिद और वक्फ कब्रस्तानों को सरकारी रिकॉर्ड के कॉलम में दर्ज किया जा रहा है। देखिए, ये एक बड़े हादसे का अंदेशा है। आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में एक बड़ा इसके ऊपर विवाद होगा और बड़ी उलझन पैदा होगी इसके अंदर, क्योंकि जो ज़मीन वक्फिया प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें मसाजिद बनाई गई हैं, मदारिस बनाए गए हैं और जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, उनको हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें सरकारी और गैर सरकारी, शासकीय और अशासकीय 2 कॉलम है उसके अंदर हमारी मांग है सरकार से कि उसमें वक्फिया एक कॉलम वक्फ का होना चाहिए, जिसमें हमारी जो मसाजिद हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, उसमें खुल्लम खुल्ला बिल्कुल बाकायदा उसका सर्वे होने के बाद पूरा होना, उसका लोकेशन और वो तमाम चीज़ें और रकबा पूरा डलना चाहिए और उस कॉलम के अंदर वक्फिया प्रॉपर्टीज़ में पूरी उसकी तफसील आना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी सर्वे सॉफ्टवेयर में तब्दीली को लेकर एतराजात और मुतालबात को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी दुरुस्त करार दिया है, लेकिन इसी के साथ इनका ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड भी सरकारी इदारा है, इसको लेकर ज्यादा हंगामा आ रहा ठीक नहीं। हाँ, ये समस्या आती है और आ रही है, तो इसमें हमारे पूर्ववर्ती जितने भी सीईओ साहब हैं उन्होंने कई बार लिखा है और लगातार हमारी इसमें होता है, लिखा पढ़ी होती है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गजट में दर्ज है वो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी नामांतरण हो, और यदि वो हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। क्या इसके लिए कुछ आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से? जी, जहाँ भी ऐसी दिक्कत आती है, ज्यादातर शासकीय कब्रस्तान लिखा है तो उसमें शासकीय वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पर नहीं और वो संज्ञान में आता है तो हम लिखते हैं और वो चेंज होता है। बिल्कुल। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि सियासी पार्टियां अपने मफाद के तहत सर्वे के काम को मुतासिर करती हैं। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के अहकाम का निफाज आज तक नहीं हो सका। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही। शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल सबूर के अहले खाना को मुआवजा मिला। एक बड़ी राहत। शहीद पुलिस एहलकार
अब्दुल सबूर के अहले खाना को केजरीवाल हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। अब्दुल सबूर की ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी, शहीद हो गए थे। गुज़िश्ता 3 महीनों से अब्दुल सबूर के अहले खाना मुतालबा कर रहे थे, मुआवजे का मुतालबा किया जा रहा था उनकी जानिब से। केजरीवाल की रिहाइश गाह के बाहर अब्दुल सबूर की वालिदा ने धरना दिया था और कई दिनों तक जारी रहे इस धरने को केजरीवाल हुकूमत के एक वजीर ने जाकर इस धरने को खत्म करवाया था और उसके बाद एक बड़ी राहत शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल सबूर के अहले खाना को मिली है, क्योंकि केजरीवाल हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए का चेक अब्दुल सबूर के अहले खाना को मुआवजे के तौर पर दिया गया है। झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन कमाल खान ने रियासती हुकूमत के जरिए माली एतबार से कमजोर आला ज़ात के लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन नाफिज करने के फैसले का खैर मकदम किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में उन्होंने वाजे कर दिया कि मरकजी हुकूमत के इस फैसले से मुस्लिम तबके के आला बिरादरी के लोगों को भी फायदा होगा। को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि जनरल समुदाय में जो अल्पसंख्यक समुदाय भी आते हैं और जो गरीबी रेखा का नीचे हैं उनका भी इससे फ़ायदा होगा और मुस्लिम समुदाय भी जो जनरल समुदाय के मुस्लिम है वो बहुत आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है और ये आरक्षण लागू होने से उनको बहुत सा मदद मिल सकता है। ये सराहनीय कदम है केंद्र। खास बात इंडिया में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आदाब।